नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आगे बढ़ता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। कल हमने देखा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका बैक साइड का पोर्शन जो होता है उसको पॉलिश किया जाता है, और जो सी पार्ट होता है, सी जैसा दिखने वाला पार्ट होता है, उसको फॉर रिफ्लेक्शन यूज किया जाता है, इसलिए उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर का जो पार्ट होता है वो आपका पॉलिश किया जाता है, और बाहर का उभरा हुआ पार्ट जो कि वी जैसे शेप का दिखाई देता है उसको हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेके। 9.2a closely a number of rays parallel to the principal axis is falling on concave mirror. Observe the reflected rays. They are all meeting, intersecting at a point in the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. Similarly, observe figure 9.2b. How are the rays parallel to the principal axis reflected by a complex mirror? The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by the letter F. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम कल देख रहे थे उसी को हम एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, बैक साइड पोर्शन जो है आपका पॉलिश किया हुआ है, और इनफाइनाइट से एट इनफाइनाइट बहुत ही दूर से आपकी कोई रेज है वो आ रही हैं। अब वो रेज आएंगी, इनफाइनाइट लेने का कारण क्या होता है, ताकि वो रेज हमेशा सीधी ही आए। अब ये रेज देखो इस तरीके से आ रही है और ये यहां पर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे इधर से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आके इधर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और यहां से लेके ये जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, याद रखना है। और यही चीज अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर में तो वो किस तरीके से होती है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से आपका कर्वेचर है जिसके अंदर की साइड को पॉलिश किया हुआ है और बाहर की साइड को हम रिफ्लेक्ट यूज कर रहे हैं। यहां भी आपको ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर लेना है, और इस तरीके से रेज जो है आएंगी और फिर रिफ्लेक्ट होंगी, आएंगी और फिर रिफ्लेक्ट होंगी, इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो हमने उनको क्या किया, पीछे के साइड में उनको एक्सटेंड किया, और जहां पर वो मीट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। सेम वही प्रोसीजर जो हमने पिछले में किया था, बस वैसा ही यहाँ पर भी है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। Reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. In figure 9.2, distance mn represent the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, इस चीज को हम देखते हैं। तो एपर्चर किसे कहते हैं, जो भी आपका मिरर होता है, मिरर में जो पोर्शन होता है एम एन। अब यहाँ पर एम एन क्या है, ये देख लीजिए आप, ये इस तरीके से एम है, एम और ये एन। तो ये जो पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन बन के आया वो क्या होता है आपका क्या नाम है, एपर्चर। ठीक है, एपर्चर मतलब ये किसी न किसी इस तरीके के स्फेयर से मिलकर बना होगा, लेकिन उस पूरा स्फेयर को हम नहीं लेते, हम सब इतने से पार्ट को लेते हैं, और जिस पार्ट को हम लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Is there a relationship between the radius of curvature r and the focal length f of a spherical mirror? For spherical mirrors of small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice of the focal length. We put this r is equal to 2f. And this implies that the principal focus of a spherical mirror lie midway between the pole and center of curvature. ठीक है, अब ये हम कल भी हमने इस बारे में चर्चा करी थी, आज भी हम इसे देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे ये देखिएगा कि ये एक जैसे लाइन आपका फोकस एपर्चर, ये इसका मान लो सेंटर है।
और ये इसका एफ है। तो कल भी मैंने इस चीज को बताया था कि ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो मतलब आप कह सकते हो ऐसा कि C इज इक्वल टू एफ प्लस एफ। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर f है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, f, यानी C इज इक्वल टू 2f। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। वापिस से समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया एक बार देखिएगा। ये आपका एक कर्वेचर है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये पोल है और ये आपका फोकस है। तो ये डिस्टेंस अगर आपका यहाँ अगर 1 मीटर होता तो यहाँ भी 1 मीटर ही होता। तो ये अगर f है तो ये भी क्या हो जाएगा, f। ठीक है, 1 मीटर मतलब 1f। ठीक है, C इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, यानी C इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर C इज इक्वल टू 2f आप लिखते हो तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय 2, क्योंकि ये 2 जो है नीचे जाएगा और जब नीचे जाती है वैल्यू इक्वल टू के दूसरे साइड जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। वो प्लस में हो तो माइनस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में आ जाती है। ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। You have studied about the image formation by plane mirrors. You also know the nature, position, relative size of the images formed by them. How about the images formed by spherical mirrors? How can we locate the image formed by a concave mirror for different positions of the object? Are the images real or virtual? Are they enlarged, diminished, or have the same size? We shall explore this with an activity. ठीक है, अब पहले तो ये सारे जो वर्ड्स है ना उसका मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड आपका क्या आता है, रियल और वर्चुअल। रियल मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूं वो रियल है, लेकिन आप मुझे देख रहे हो वो वर्चुअल है। आपके सामने मैं नहीं हूं लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हो, वो एक तरीके से वर्चुअल है। इसको एक और सिंप्लीफाई एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो, अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो मिरर में आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपकी जो इमेज बन रही है वो क्या है, वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि उस मिरर के अंदर आप नहीं हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज है। और आप जो सही में खड़े हो उसे आप क्या कहोगे, रियल इमेज कहोगे। इसके बाद आता है आपका एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ा हो जाना। एनलार्ज मतलब बड़ा होना। मेरी हाइट अगर मान लो कि 5.5 फुट है तो वो और ज्यादा बड़ा, मतलब 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट इस तरीके से दिखता है, उसे बड़ा कहते हैं। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा हो जाना। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, छोटा हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप किसी व्हीकल में जाते हो, कार में या बाइक पे जाते हो, आपने देखा होगा पीछे एक ट्रक आ रहा होता है, लेकिन वो भी आपको एक छोटे से मिरर के अंदर दिखाई दे जाता है, तो वो क्या होता है, डिमिनिश होना। और सेम साइज, सेम साइज तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है उसका मीनिंग। ठीक है, आगे इन चीजों को हम यूज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स, वो क्या होता है और किस तरीके से होता है उसको हम समझते हैं। We can also study the formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams. Consider an extended object of finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. An infinite number of rays originated from each of these points. To construct the ray diagrams in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only 2 rays for the sake of clarity of the ray diagram. These rays are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror. ठीक है, अब देखो, जैसे किसी भी रे डायग्राम को आप बनाते हो, इस तरह का जो भी आप रे डायग्राम बनाते हो, तो उसके अंदर आप देखो इस तरीके से एक लाइन होती, एक ये आपका मिरर है। ठीक है, अब मिरर से ऑब्जेक्ट जहां भी रखा होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, तो इसकी लाइन इस तरीके से आ रही है और एक इस तरीके से आ रही है। जैसे मान लो आप एक टॉर्च जलाते हो, तो टॉर्च की लाइट जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मान लो ये सपोज करो ये टॉर्च है, एक तरीके से आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये टॉर्च का फ्रंट पोर्शन है, उससे लाइट जो है इस तरीके से निकल रही है, बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं। ऐसा नहीं कहीं एक ही निकल रही है, लेकिन जब हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 2 ही लाइन को कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइन को कंसिडर करोगे तो फिर आपके लिए उसे मैनेज करना उतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 ही लाइन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइंस को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई।
अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो ये लाइन यहां जा रही है और यहां आ रही है, ये लाइन यहां जा रही है, इंसिडेंट यहां हो रहा है और रिफ्लेक्ट यहां हो रहा है। तो जैसा आपका कर्वेचर होगा, जैसा ही आपका कर्वेचर होगा, जैसे सपोज करो कि आपका कर्वेचर ऐसा एकदम स्ट्रेट है, तो जो भी इंसिडेंट रे होगी वो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में भी पढ़ा था कि जितना इंसिडेंट का एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल भी होगा। ठीक है, अब जब ये कर्व है तो ये देखो इस तरीके से अगर कोई लाइन आ रही है तो ये बेंड जो है ना इस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन में होगा तो रिफ्लेक्ट भी ये नीचे की डायरेक्शन में ही होगा। जब आप यहां की बात करते हो ये पोर्शन की, तो ये सीधा दिख रहा है तो ये सीधा इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। वापस से एक बार समझ लो, जैसे मान लो कि इस तरह का कोई कर्वेचर है, जब यहां पर कोई लाइट फॉल हो रही है तो आप देखो ये बेंड कहां हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मान लो कि यहां कोई लाइट आती है तो इसका जो फेस हो वो कहां हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, तो लाइट भी ऐसे होगी। ठीक है, तो लाइट जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वो बनेगी। आप इसको चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर आप इसके नॉर्मल बनाओ और फिर इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आप उनका एंगल सेम बनाओ। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब देखो इसी तरीके से ये आपका एक कॉन्केव मिरर हो गया। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से यूज होता है। तो देखो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर था जिसमें एक लाइट ऐसे गई और उसको हमने रिफ्लेक्ट कराया, दूसरी लाइट ऐसे गई, फिर ये दोनों लाइट को, क्योंकि ये हमने पीछे एक्सटेंड किया। ठीक है, ये दोनों लाइट को पीछे एक्सटेंड करने का रीजन क्या था, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, इमर्जिंग लाइट्स है, कन्वर्जिंग लाइट नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक कन्वर्ज और एक इमर्ज। कन्वर्ज मतलब जिस तरीके से देखो ये लाइट क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ आकर मिल रही है तो ये कन्वर्ज हो रही है। एक दूसरे से दूर जाना मतलब होता है डाइवर्ज होना। क्या होता है, डाइवर्ज होना। समझ में आया, एक होता है कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आ जाना, और डाइवर्ज मतलब दूर चले जाना। समझ में आया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. This is illustrated in figure 9.3a-b. ये अभी हमने यहाँ पर आपको देखा कि ये दोनों क्या हो रही हैं, कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in figure. अब ये चीज को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे अभी हम देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि इस तरीके से एक कॉन्केव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से आपकी एक लाइन गई, सॉरी यहां से आपकी कुछ इस तरीके से एक लाइन गई, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे आपकी एक लाइन गई जो कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप इसका उल्टा करते हो तो क्या होगा, मिरर तो वही तरीके से काम करेगा ना। जैसे उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, अभी आप क्या कर रहे थे, यहां से इंसिडेंट करा रहे थे, ये पोर्शन से आप इंसिडेंट करा रहे थे, वो रिफ्लेक्ट होके यहां आ रही थी। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, यहां से लाइट को इंसिडेंट कराना है, तो ये इधर से आके इधर आ जाएगी। समझ में, मतलब आप सीधा करो चाहे उल्टा करो, आपका जो आंसर है वही आने वाला है। ठीक है, पहले ये वाली इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब हमने क्या किया, इसको इंसिडेंट कराया और उसको रिफ्लेक्ट कराया, तब भी आपका आंसर जो होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप कोई लाइन इस तरीके से, कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से पास करते हो कि प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल हो गए ना इस एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। तो यही यहां पर आपको कहा जा रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो इंसिडेंट रे हो रही है। ठीक है, और ये इंसिडेंट होके कहां आ रही है, इधर आ रही है। तो ये क्या हो रहा है आपका, इंसिडेंट होके फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वही जो डायग्राम है यहां पर भी हो रहा है। देखो यहां पर इंसिडेंट हो रही है, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर बैक साइड में उनको आप एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path. This is illustrated, and the light rays
come back along the same path because the incident ray fall in mirror along the normal to the reflecting surface. अब ये देखो, अगर मान लो कोई लाइट, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस की बात कर, अभी हम किसके थ्रू पास करा रहे थे, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, जिसमें हमने दो केस देखे। कॉनकेव मिरर में अगर देखे बात करें तो किस तरह से हमने केस देखे थे, एक इस तरीके से कॉनकेव मिरर है जिसके अंदर इस तरीके से लाइट आ रही है और ये इधर फॉल हो रही है। इसका उल्टा भी हमने देखा कि यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से अगर आप इसको इंसिडेंट कराते हो तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट को आप इंसिडेंट कराते हो तो उसी एंगल पर वापस चली जाती है, उसी एंगल पर वापस चली जाती है। अब इसको समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि यहां पर जो हमने लाइट को इंसिडेंट कराया वो इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों होती है, उसका रीजन ये होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के एकदम नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल बन रहा है मतलब जो प्लेन मिरर में हमने देखा था कि जो लाइट ऐसे आ रही है सीधी, वो वैसे ही वापस चली जाती है। ठीक है, अब इस चीज को आपको समझना हो तो आपके पास अगर लेजर लाइट है तो लेजर लाइट को आप प्लेन मिरर पर डालकर कर सकते हो, ये बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन को इस तरीके से पास करोगे तो वो वापस उसी एंगल पर चली जाएगी, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ नॉर्मल टू दिस पॉइंट। समझ में आया, ये एक नॉर्मल क्रिएट होगा जिसकी वजह से अगर लाइट अगर स्ट्रेट पास हो रही है तो उधर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और यही अगर केस हम देखें इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो उसके अंदर भी वैसा ही होगा। प्रिंसिपल फोकस यही रहा, यहां से आपने एक लाइट पास कराई, ये इधर चली गई और इसी को हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये सी पर ही जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब ये आप अगर सोचोगे कि सर ये सब क्यों करा रहे हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं क्या आगे आता है। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follows the laws of reflection at the point of incidence and making equal angles with the principal axis. अब obliquely का मतलब होता क्या है? Obliquely मतलब क्या होता है कि अभी तक आप जो रेस बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रेज निकाल रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, ऑब्लिक्वली निकाल रहे हो, मतलब पैरेलल नहीं, किसी भी और एंगल पे, कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है, ये इस तरीके से आपने इंसिडेंट कराई तो रिफ्लेक्ट होके वो इस तरीके से आएगी। तो इंसिडेंट एंगल अगर मान लो यहाँ आई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, इसमें इस तरीके से आपने इंसिडेंट कराया और ऐसे ही ये रिफ्लेक्ट होके चले गए। तो दोनों का डायग्राम भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों का ही डिफरेंस है। उसके अलावा रे डायग्राम में आपका कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क यहाँ पर है कि इसमें बैक साइड में आपका फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी। आगे बढ़ते हैं। अब ये था आपका, रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द reflection are followed at the point of incidence. The incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals the angle of incidence. ठीक है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस टेबल को भी देखेंगे किस तरीके से ये टेबल होता है। और दूसरी बात, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप जितने भी जानकार आपके हैं या फिर आप और आपके और भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनसे कहें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, लाइक भी करें। जय श्री राम।